हेलो दोस्तों, स्टडी राज छोटी भाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर हैं वो जो पढ़ने वाली हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो हमारा से कि 2-3 क्लास पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और आज इस मौर्य लास्ट क्लास है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जैसे कि हम डिटेल में सही तरीके से पढ़ा है पिछली क्लास में भी और आज भी सही तरीके से पढ़ेंगे कम्प्लीटली। ठीक है, समझते ही आना है बस, बाकी ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो अब देखिए आगे बढ़े और स्टार्ट करें। अशोक के शिलालेख, आज हमें क्या पढ़ना है? अशोक के शिलालेख। इससे पहले हमने से अशोक के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो उनको और इसको जोड़ के से पढ़ना है। उस वीडियो को मान लो से आपने नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको से लिंक इसके मिल जाएगी पिछली क्लास की। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख टोटल कितने हैं? मेन जो बड़े शिलालेख कितने हैं? तो टोटल यहाँ पर जो शिलालेखों की बात हुई वो कितने हैं? 14 है। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है? अभी केवल 12 ही लिखा है क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 शिलालेख लिखे, लेकिन है कितने टोटल? 14 है। ठीक है, तो 14 पूरा शिलालेख है। और उसके बाद में स्तंभ लेख के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे शिलालेख सबसे पहले आपको सिर्फ बता दूं, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अशोक के अभिलेखों को टोटल कितने 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया था। अब 3 भागों में सबसे पहला कौन सा था? तो पहला था शिलालेख, उसके बाद में स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। क्लियर है? तो ये 3 चीजें हैं। 3 चीजों में हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी शिलालेख पढ़ रहे हैं, इसके बाद देखेंगे हम स्तंभ लेख। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहला जो शिलालेख है, इसमें से मैंने इस तरीके से यहाँ पे पूरा शॉर्टकट में लिखा है, पूरी लाइनें से किस तरीके से पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, हमें सिंपली समझना है, समझ के रखना है, कोई कुछ भी लिख के रखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर की साइड मैंने वो चीजें लिखी है जो उस शिलालेख में दर्शाई गई है या फिर उसमें वर्णन किया गया है या फिर उस पर लिखा गया है। ठीक है, एक शिलालेख बना है। ठीक है, शिलालेख मतलब से पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ जो चीजें हैं, पुराने लेख। ठीक है, तो ये अब पहला वाला जो शिलालेख है, इस पत्थर के ऊपर या इस शिलालेख के ऊपर क्या क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है। ठीक है, वो कहां पे लिखा मैंने? इधर की साइड। ठीक है, लास्ट में आपको इंपोर्टेंट है 3-4 केवल से कि बताओ, 4 एक्स्ट्रा बताऊंगा, अलग बताऊंगा जो बहुत इंपोर्टेंट है और बार बार उसी से ही क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो चलें स्टार्ट करें। तो प्रथम शिलालेख में किस बात पर जोर दिया गया है या फिर किसका वर्णन किया गया है? तो प्रथम शिलालेख में वर्णन है पशु बलि की निंदा की। ठीक है, पशु बलि की निंदा की है। किसने की है? तो सम्राट अशोक ने। ठीक है, अब यहाँ पे से ये देख के आपके माइंड में से कि थोड़ा बहुत आइडिया कुछ आया होगा कि इससे पहले हमने पढ़ा था जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो कितना बुरी तरीके से वहां पे मारकाट की थी पूरी। ठीक है, मतलब से बहुत भयंकर तरीके से। और जब वह जम्मू कश्मीर में गया था विद्रोह को दबाने के लिए तो वहां पूरी तरीके से सभी लोगों को साफ कर दिया था। ठीक है, सभी को खत्म कर दिया, सभी को मार दिया था। इतना खतरनाक व्यक्ति था। ठीक है, और इसीलिए वह अपने 100 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। तो 100 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति कौन है? सम्राट अशोक है। ठीक है, तो अब ऐसा व्यक्ति है और वो यहाँ पर प्रथम शिलालेख में क्या लिखवा रहा है कि पशु बलि की निंदा की है, मतलब पशु बलि नहीं दी जाएगी। ठीक है, किसी भी पशु का वध नहीं किया जाएगा। जबकि कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो ये शिकार करने गया था अशोक, और शिकार करने गया वहां से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वहां पर जो उनको एक लड़की दिखाई दी जिससे उसका प्रेम हुआ और उससे शादी करने वाला था, लेकिन वहां पे कलिंग के जो राजा थे नंदराज, उन्होंने मना कर दिया और इसी वजह से कलिंग का युद्ध हुआ था। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था इसको भी ध्यान रखना है। कलिंग कब हुआ था? ये 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कब? 261 ईस्वी पूर्व। ये तो इसमें यहाँ पे कलिंग का युद्ध हुआ था और जिस लड़की के लिए इसने युद्ध किया था अशोक ने, उसी लड़की को उसकी खुद की तलवार से उसने गलती से काट दिया था। ठीक है, गलती से उसका सिर कलम कर दिया था, काट दिया था। और वहीं से उसको देख के उसका मन पूरी तरीके से पिघल गया, क्योंकि जिसकी वजह से वो युद्ध कर रहा था, जिसको लेने के लिए गया था, उसी को ही काट दिया था।
तो वहां से क्या हुआ, उनका मन जो पूरा परिवर्तित हो गया, मतलब हृदय परिवर्तित हो गया पूरी तरीके से, और युद्ध, किसी भी प्रकार का युद्ध ना करने का निर्णय लिया। और अब हर पूरी तरीके से वह धार्मिक भावनाओं को या धार्मिक पथ पर आ चुका था, ठीक है, और बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो रहा था। सभी लोगों को उन्होंने बाद में एक ही बात बोली कि सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे, कोई किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, न ही कोई युद्ध होगा, न ही कोई किसी पशु की बलि होगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है सबसे पहले शिलालेख में कि पशु बलि की निंदा की गई, इसका वर्णन है सबसे फर्स्ट। क्लियर है? अब सेकंड पे आया, तो फर्स्ट वाला हो गया, उसके बाद सेकंड, ठीक है, सेकंड। और सेकंड शिलालेख में क्या बोला है, सेकंड शिलालेख में यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने केवल एक ही वर्ड लिखा है, वो अस्पताल, ठीक है। सेकंड शिलालेख में सम्राट अशोक ने अस्पताल बनवाए, ठीक है, अस्पताल बनवाए, और वो किसके लिए, तो ये है एक तो पशु के लिए, ठीक है, एक पशु के लिए और दूसरा मानव के लिए, मनुष्य के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग अस्पताल बनवाए, मतलब से कि व्यक्ति पूरी तरीके से धार्मिक भावनाओं में से आ चुका था और एक सही मार्ग अपना चुका था, ठीक है। पहले वो बहुत गलत मार्ग पे था, युद्ध करना, ये सब कुछ करना, किसी को मार काट करना, बहुत बुरी तरीके से वो कर रहा था, ठीक है। अब बदल चुका है पूरा, और इसीलिए सारे शिलालेख ये बनवाए, वो उसके बाद में पूरा कंप्लीट करवाए, ठीक है। तो अब इसमें शिलालेख में से कि अस्पताल बनवाया, सेकेंड वाले शिलालेख, मतलब सेकेंड वाले शिलालेख में इसने क्या बोला, किसका वर्णन है, उस पर क्या लिखा हुआ है, तो उस पर इस अस्पताल के बारे में पूरा वर्णन है, किसके ऊपर, पशु के लिए एक अस्पताल बनवाना है और एक किसके लिए है, मानव के लिए। तो इसका पूरा वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो ये दूसरे वाले शिलालेख में, ठीक है। कभी क्वेश्चन में मानो सिखाया जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने किस शिलालेख में अस्पताल का वर्णन किया है, ठीक है, तो किसमें किया है, यह शिलालेख, दूसरा वाला शिलालेख, ठीक है। इसी टाइप से फिर आगे बढ़े, और तीसरे में क्या है, तीसरा शिलालेख, यहाँ पे शिलालेख मैंने नहीं लिखा बार बार क्योंकि वही लिखना था, इसलिए ये डैश कर दिया, ठीक है, तो समझ जाना है वहां पे। तो तीसरे वाले में क्या हुआ कि अधिकारियों को आदेश दिया, तीसरे वाले शिलालेख, अभी इसे मान लो सिर्फ मोदी जी, ठीक है, तो मोदी जी क्या करेंगे, अब वहां मोदी जी अकेले तो हर गांव में हर स्टेट में घूमेंगे नहीं, घूम भी नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मोदी जी वहां से एक आदेश जारी करेंगे, आदेश देंगे किसको, अपने अधिकारियों को, ठीक है, अपने अधिकारियों को आदेश जारी करेंगे और बोलेंगे कि आपको हर 5वें वर्ष, मतलब जैसे कि जब भी से कि पूरा 5 वर्ष कंप्लीट होते हैं, तो 5 वर्ष के उपरांत में आपको हर राज्य में जाके, हर गांव में जाके, हर जिले में जाके आपको वहां पे जनता को देखरेख करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, ठीक है। तो इस तरीके से मोदी जी मान लो से कि हर 5 वर्ष के उपरांत अपने अधिकारियों को कहाँ पे, गाँव में भेजते हैं सर्वेक्षण के लिए। इसी टाइप से सम्राट अशोक भी सर्वेक्षण करवाता था उस टाइम, ठीक है। तो सम्राट अशोक ने किनको आदेश दिया, तो अधिकारियों को आदेश दिया और कहा कि प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत प्रत्येक अधिकारी गांव में जाएंगे, अपने एरिया में जाएंगे और वहां पे लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उस टाइम भी सरकार थी, लेकिन उस टाइम कौन सी सरकार थी, वो सम्राट अशोक की सरकार थी, और अभी किसकी है, मोदी जी की, ठीक है। अब इसके बाद में फिर आते हैं हम यहाँ पे चौथे वाले शिलालेख पे, ठीक है। फोर्थ शिलालेख क्या कहता है ये देखना है, ठीक है। तो फोर्थ शिलालेख, चौथे वाले शिलालेख में क्या लिखा है, चौथे वाले शिलालेख में यहाँ पे भेरी घोष को त्याग दिया है, भेरी घोष को त्याग दिया है और धम घोष को अपना लिया है, ठीक है। तो भेरी घोष को त्याग दिया है, भेरी घोष होता क्या है, तो ये देख लो, सबसे पहले समझ लो, भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध की नीति, ठीक है, युद्ध की नीति। और आपको यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कलिंग के युद्ध के बाद उनकी प्रेमिका को जिसको लेने गया था उसको मारने की वजह से वो गलती से मार दिया था, वहां से उनका मन पूरा परिवर्तित हो चुका था और धर्म के रास्ते पे चल पड़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से वहां से उसने त्याग, सब मारकाट वगैरह सब छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे युद्ध की नीति को क्या किया, त्याग दिया। उसके बाद में धम घोष की घोषणा की, ठीक है, धम घोष की घोषणा की, मतलब यहाँ पे धम मतलब से एक प्रकार से धर्म का मार्ग अपनाना, ठीक है, धर्म का मार्ग अपना लिया उसने, धर्म की नीति को स्वीकार किया और धर्म की, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि धम घोष की घोषणा की, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। और यहाँ पे फिर बाद में हुआ क्या कि एक संगठन बनाया था
धम्म जिसका नाम ही धम्म रखा था, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे धम्म या बोलते हैं कि धम्म घोष की घोषणा की, मतलब एक संगठन की घोषणा की जो पूरी तरीके से धर्म को लेकर काम करेगा, ठीक है। और किस धर्म को अपनाया था सम्राट अशोक ने, तो ये अपनाया था बौद्ध धर्म को, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके बाद में कलिंग के बाद में बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म। और किन से दीक्षा ली थी, कभी क्वेश्चन आ गया कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो दीक्षा किस गुरु से ली थी, उस गुरु का नाम से कि पूछ ले तो उनका नाम है क्या, उपगुप्त, उपगुप्त। तो उपगुप्त नामक बौद्ध गुरु से दीक्षा ली थी, ठीक है, सम्राट अशोक ने। तो ये वाले तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। उसके बाद फिर तो ये वाला क्लियर है, चौथा वाला। अभी पहले वाले में पशु बलि की निंदा, दूसरे वाले में अस्पताल बनवाया, ठीक है, तो दूसरे वाले में अस्पताल बनवा दिए, किसके लिए, मानव और पशु के लिए। उसके बाद तीसरे वाले में क्या किया, अधिकारियों को आदेश दिया और हर 5 वर्ष जाकर निरीक्षण करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथे वाले में क्या बोला है कि चौथे वाले शिलालेख में भेरी घोष को त्याग दिया, मतलब युद्ध की नीति को त्याग दिया, अब किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होगा, ठीक है। और धम्म घोष की घोषणा की, धर्म का मार्ग अपना लिया, क्लियर है। अब इसके बाद 5वां अभिलेख और 5वां शिलालेख, ठीक है। ये सारे जो शिलालेख है, गुहालेख है, स्तंभ लेख है, ये इनको सभी को क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी मान लो ये आ गया कि अभिलेख को लेकर बात हो गई तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वही है, सारे अभिलेख ही है। स्तंभ को भी स्तंभ लेख या शिलालेख, इन सबको अभिलेख ही बोलते हैं, ठीक है। तो 5वें की बात करें और 5वें में क्या बोला है, अब धर्म घोष की घोषणा यहाँ पे कर दी, ठीक है। तो उसके बाद में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। अब धर्म घोष की घोषणा करिए, एक संगठन बनाया है, ठीक है। तो संगठन बनाएंगे तो संगठन में लोग भी होना तो जरूरी, संगठन में अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग एक अधिकारी नियुक्त करना बहुत जरूरी, ठीक है। तो उन अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि शब्द का इस्तेमाल किया, धर्म महामात्र, ठीक है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, मतलब उसमें सदस्यों को जोड़ा, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी सरकार बनती है अभी एमपी में से कि शिवराज नामा की सरकार है, तो उसमें जब बनी तो उसमें हुआ क्या, बहुत सारे सदस्यों को उसमें लिया वहां पे, ठीक है, क्योंकि सीएम केवल अकेला तो काम करेगा नहीं, उसका स्टाफ होना भी जरूरी है। तो वो जो स्टाफ तैयार होता है वो किसने यहाँ पे स्टाफ तैयार किया, सम्राट अशोक ने। क्या नाम रखा यहाँ पे, तो धर्म महामात्रों, ठीक है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, इस तरीके से यहाँ पे शब्द को इस्तेमाल किया, महामात्रों के, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये है केवल महामात्रों की ये से की बात करी यहाँ पे, और लास्ट में से इधर यहाँ पे देखो तो ये 12वां शिलालेख आएगा यहाँ पे, ठीक है, 12वां शिलालेख। और 12वें शिलालेख में भी महामात्रों की नियुक्ति की, लेकिन यहाँ पे स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की, ठीक है, यहाँ पे स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की है। और इसमें जो 5वां शिलालेख है, इसमें स्त्री है या पुरुष ऐसा कोई शब्द उल्लेखित नहीं है, ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया। इसमें केवल ये वर्णन किया है 5वें शिलालेख में कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, ठीक है। अब तो इन दोनों को, 5वें को ये और लास्ट में जो 12वां है, इसको दोनों को कंपैरिजन करके याद रखना है, 5वां और 12वें को। इसमें स्त्री है और इसमें केवल से कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की। अब 6वें की बात करें तो 6वां शिलालेख, इसमें क्या बोला है कि आत्मनियंत्रण, ठीक है, आत्मनियंत्रण मतलब से कि ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपने आप में नियंत्रण रख पाए, ठीक है, नियंत्रित हो पाए, एक सुव्यवस्थित शासन स्थापित कर पाए, ठीक है। तो वो किस तरीके से पॉसिबल है, तो उनको से कि आत्मनियंत्रण के लिए उस टाइम ट्रेनिंग वगैरह उनके हिसाब से वो देते हैं अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 6वां वाला शिलालेख है, इसमें आत्मनियंत्रण की बात कही गई, इसका वर्णन किया गया, आत्मनियंत्रण, क्लियर है। अब इसके बाद फिर 7वां, वो 7वें में क्या है, 7वां और 8वां मैंने यहाँ पे एक साथ में लिखा है क्योंकि इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इन दोनों में ही, 7वें और 8वें दोनों में ही तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, दोनों ही शिलालेख में 7वां और 8वें में तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। और प्लस इसको भी ध्यान रखना है कि ये जो 7वां वाला है, ठीक है, 7वां शिलालेख है, ये सबसे लंबा बोलो या फिर सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक है। तो 7वां यहाँ पे प्लस 7वां सबसे
बड़ा या फिर लंबा, ठीक है, सबसे बड़ा या सबसे लंबा शिलालेख, क्लियर है। अब इसके बाद में फिर 7वां 8वां हो गया, और 9वां यहाँ पे नहीं लिया गया क्योंकि 9वें का सिर्फ कोई उतना कोई खास नहीं है, शिष्टाचार की बात की थी उसमें, ठीक है, नॉर्मली व्यवहार की बात की थी कि व्यवहार किस तरीके से रखना है, कैसे रखना है, तो उसकी बात की थी, तो उसको यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि एग्जाम में भी हो सके कई क्वेश्चन पूछते ही नहीं, पहली बात तो, ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं। तो 10वां लिया डायरेक्ट यहाँ पे 10वां, ठीक है। तो 10वें में क्या बोला यहाँ पे, 10वें शिलालेख में, इसमें अधिकारी प्रजा का ध्यान रखे। अशोक ने ये बोला है कि जितने भी अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, प्रजा का ध्यान रखेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, ठीक है। ये जैसे कि दूसरे ये तीसरे वाले में जो बोला था, आदेश दिया था ना, उसी टाइप से यहाँ पे 10वें में भी यही बोला है कि अधिकारी प्रजा का ध्यान रखें, क्लियर है, उनकी देखरेख करें। अब इसके बाद 11वें पे आए, तो 11वां क्या कहता है, तो 11वें में बोला है कि धम्म की व्याख्या की गई। जो 11वां शिलालेख है, बड़ा पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर क्या लिखा है कि धम्म के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। धम्म क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करेगा, संरचना कैसी होगी उनकी, तो इस तरीके से पूरा ये लिखा गया उसमें, क्लियर है। अब फिर आए 12वें पे, तो 12वां मैंने बता ही दिया था पहले कि स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की गई, ठीक है, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की गई, मतलब जो धम्म एक संगठन बना है उसमें स्त्रियों को भी जगह दी गई, ठीक है, वहां पे स्त्रियां भी काम करेगी, पुरुष भी काम करेंगे, मतलब धर्म का जो प्रचार करना है, धर्म को फैलाना है, लोगों को समझाना है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करेंगे संन्यास के रूप में, ठीक है, सन्यासी के रूप में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 12 कंप्लीट हो गए, और लास्ट में 13 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां, ठीक है, 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें पूछा गया है। तो 13वां वाला क्या कहता है, इसको देख लो, 13वां शिलालेख, ठीक है, शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है, बहुत खास है, याद रखना है इसको, कलिंग के युद्ध को। और ये कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व में, इसको भी ध्यान रखना है, क्लियर। ये तो इस पूरी कहानी को याद रखना है, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाया था और बुद्ध ने इनको दीक्षा दी थी या इनसे दीक्षा ली थी, ऐसा बोल सकते हैं, क्लियर है। और जो 14 है लास्ट में, 14वां शिलालेख, उसमें उतना ज्यादा कोई खास नहीं है कि इसमें ये बोला है कि सभी जो सैनिक है, जितने भी सिख अधिकारी वगैरह है, ये और सारे लोगों को, सारी प्रजा को इकट्ठा करके ये बोला था कि सभी धार्मिक नियमों का पालन करेंगे और एक दूसरे से प्रेम भाव बनाए रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे अशोक के शिलालेख ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। और लास्ट में 3-4 पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। वो कौन कौन से हैं, वो ये। तो सबसे पहला अब स्तंभ लेख की बात करेंगे, ठीक है। स्तंभ लेख, जो 7 स्तंभ लेख है, वो कौन से है, वो कहाँ पर है और कहाँ स्थापित है, क्लियर, ये देखते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे अशोक के स्तंभ लेख। तो यहाँ पे स्तंभ लेख पढ़ेंगे अभी, ठीक है। स्तंभ लेख टोटल कितने हैं, तो टोटल की बात करें अपन तो 7 है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 7 है। और 7 में जो मेन चीजें हैं खास, वो 6 यहाँ पे देखेंगे। 7वां जो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा से बोला जाता है, तो वो है। अब यहाँ पे 7वें में से जो चारों ये 6 पूरे से लिखे हैं यहाँ पे, इसमें जितने भी स्तंभ लेख है ये 6, इसमें जो लिखा गया है, जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, जिस लिपि में लिखा गया है, वो लिपि कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिपि की बात करें तो ये लिपि है ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि ये। तो इसको याद रखना है। उधर जो है कि शिलालेख थे वो 4 लैंग्वेज में लिखे गए थे, ठीक है, अलग अलग। कौन सी, एक थी ब्राह्मी, उसके बाद में खरोष्टी, खरोष्टी के बाद में ग्रीक, ग्रीक के बाद में ये अरमाइक, ठीक है। तो ये 4 थी अलग अलग, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे जो लिखे हैं, ये जो स्तंभ लेख मिले हैं, ये 6 स्थान पर मिले हैं, ठीक है, 6 स्थान पर मिले हैं। लेकिन जो लिपि है इनकी लिखने की, वो केवल एक ही है, सभी पे एक ही लिपि से लिखा गया है, वो है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करें। सबसे पहला जो स्तंभ लेख है ये कहां पर है और किस तरीके से यहाँ पे स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये देखेंगे। सबसे पहला जो स्तंभ है इसको बोलते हैं प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख का मतलब ये है कि ये प्रयागराज में है, ठीक
ठीक है, प्रयागराज में है। प्रयागराज का मतलब होता है क्या, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद को ही प्रयागराज बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो स्तंभ लेख है प्रयागराज, ये पहले कहां पर था, तो पहले था ये कौशाम्बी में, कौशाम्बी, ठीक है, कहां पर था, कौशाम्बी में था। कौशाम्बी से उठाकर इलाहाबाद मतलब प्रयाग, ठीक है, इलाहाबाद, इलाहाबाद कौन लाया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो कौशाम्बी में स्थापित था पहले, यहां से इलाहाबाद में उठा के लाने वाला जो शासक था वो कौन था, अकबर, कौन था, अकबर। मतलब प्रयागराज स्तंभ लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद लाने का काम अशोक ने, ये किसने किया था, ये अकबर ने किया था। तो अकबर यहाँ पे ये लाया था, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला है दूसरा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। कौन सा है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। मतलब ये वाला जो स्तंभ लेख है ये पहले कहां पर था, तो टोपरा में था, ठीक है, टोपरा ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। अब टोपरा से इसको कहां पर लाया गया, तो दिल्ली लाया गया, ठीक है। टोपरा से कहां पर स्थापित किया, इसको लाके दिल्ली ले आए। अब दिल्ली लाने वाला व्यक्ति कौन था, तो यहां पे लाने वाला व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, तुगलक। तो इस तरीके से ये व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक टोपरा से जो स्तंभ था वो उठा के कहां पे ले आया, दिल्ली में ले आया और दिल्ली में स्थापित कर दिया। क्लियर। अब इसी टाइप से एक ये है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ठीक है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। मतलब वर्तमान में ये कहां पर है, दिल्ली में है, लेकिन पहले कहां पर था, ये मेरठ में, ठीक। जैसे कि यहाँ पे था, वर्तमान में ये जो अभिलेख है स्तंभ लेख ये कहां पर है, दिल्ली में, लेकिन पहले कहां पर था, टोपरा में। तो टोपरा से दिल्ली लाने वाला फिरोज शाह तुगलक, कौशाम्बी से इलाहाबाद लाने वाला अकबर, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे मेरठ से पहले कहां पर था, ये मेरठ में, मेरठ, और मेरठ से दिल्ली लाने वाला शासक कौन है, तो ये यहां पर है, ये भी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, FST, फिरोज शाह तुगलक। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, FST मतलब फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो तुगलक, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं फिरोज, ये बात याद रहेगा, क्लियर है। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे रामपुरवा स्तंभ लेख। कौन सा, रामपुरवा स्तंभ लेख। ये कहां पर है, तो ये बिहार में है, ठीक, बिहार। अब बिहार में कहां पर है, चंपारण में, चंपारण, ठीक है। तो ये जो रामपुरवा स्तंभ लेख है ये बिहार में है, चंपारण में है, और ये वहीं पे स्थापित है जहां पर स्थापित किया गया था इसको, ठीक है। अब इसमें इसको ध्यान रखना था, 1872 के समथिंग इसको यहाँ पे खोजा गया था। तो इसकी खोज कब हुई थी, इसको देख लें, खोज तो 1872, ठीक है, 1872 के समथिंग इसको यहाँ पे खोजा गया था, क्लियर है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे इसकी खोज किसने की थी, तो वो भी देख लें। कायरकाल, कायरकाल करके एक व्यक्ति था, ठीक है, उसने यहाँ पे इसकी खोज की थी, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो लोरिया अरेराज, ठीक है, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदगढ़, ये भी कहां पर है, बिहार और चंपारण में। मतलब ये दोनों भी यहाँ पे ही है, ये तीन, मतलब से तीन, रामपुरवा, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदगढ़, ये तीनों के तीनों कहां पर है, चंपारण बिहार में है, ठीक है। तीनों का एक ही स्थान है, याद रखना थोड़ी आसानी होगी, तो इसको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन इसमें यह आता है कि अशोक का कौन सा स्तंभ लेख है या फिर अभिलेख है जिस पर मोर का चित्र अंकित है। तो मोर का चित्र कहां पर बनवाया था अशोक ने, ठीक है, तो ये है। तो ये वाला कौन सा है, लोरिया, नहीं से ये लोरिया नंदगढ़, ठीक है, लोरिया नंदगढ़। इसी में अशोक ने क्या बनवाया था, मोर का चित्र बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी में मोर चित्र, मोर चित्र बनवाया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सातवां है जो कि सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक है, ये स्तंभ लेख सातवां, ठीक है, सातवां सबसे लंबा स्तंभ लेख है, इसको ध्यान रखना है। सातवां सबसे
लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? सातवां है। क्लियर है? सातवां ये। तो इस तरीके से यहाँ पे स्तंभ लेख भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को आप एक बार देख लिया सिंपली, सही तरीके से, सिस्टमेटिक। अब इसको एक बार रिवाइज करके जरूर देख लें, ताकि इसे कि जो चीजें आपको समझ में आई है, कोई मान लो छूट भी गई है, मिस हो गई है, तो वो भी क्लियर हो जाएगी और बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यदि सेकंड बार आपने देख लिया इसको तो। ठीक है, ये है। और पूरी जो कहानी है जैसी यहाँ पे लिखी है, जैसा आपने समझा है, वैसे वैसे माइंड में सेट होगी। क्लियर? तो वीडियो को इस तरीके से देखते रहें। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और हाँ, तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि इसका फायदा वो भी उठा पाए। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।